हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनी। दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों आज एक नए अपडेट के साथ आ रहे हैं जो कि यूपी पीसीएस जे मेन एग्जामिनेशन से रिलेटेड है। दोस्तों जो यूपी पीसीएस जे मेन एग्जामिनेशन का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है, उसी प्रीवियस ईयर के पेपर को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो कि 2016 का ये प्रीवियस ईयर पेपर है और इसी प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों मैं सब्जेक्ट बता दे रहा हूँ, ये सब्जेक्ट लॉ सब्जेक्ट का पेपर है। मैंने ऑलरेडी 2016 के जीएस के पेपर को मैंने डिस्कस कर लिया है और अब जो मैं डिस्कस कर रहा हूं वो लॉ के पेपर को डिस्कस कर रहा हूं। इसमें मैं बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन 2016 के मेन एग्जामिनेशन में आपसे पूछे गए थे। दोस्तों एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहां पे और शेयर करना चाहता हूं कि मैंने 2018 का जो प्रीवियस ईयर पेपर कंडक्ट करवाया गया था यूपी पीसीएस जे मेन एग्जामिनेशन का, उसको मैंने अपने इसी यूट्यूब चैनल पर करवा रखा है। अगर आपने उस चैनल को वॉच नहीं किया, उस वीडियो को वॉच नहीं किया, तो आप ज़रूर से वॉच करें, जिससे कि आपको पता चल जाए कि जो मेन एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आया था वो कहाँ से क्वेश्चन आया था 2018 में। तो दोस्तों बिना टाइम बर्बाद किए मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों अगर आपको लगता है कि इसका पीडीएफ आपके पास होना चाहिए तो आप ज्वाइन करें टेलीग्राम ग्रुप लॉ विथ रोनित के नाम से, जो है आप सर्च कर लेंगे तो वहाँ पे आपको एक टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा और उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ से आपको एज़ यूजुअल ये पीडीएफ मिल जाएगा। और दोस्तों एक बात और, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और बेल बटन दबाना तो बिल्कुल ही ना भूलिएगा। और दोस्तों एक खास रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर मैंने जो भी मेन एग्जामिनेशन के लिए कुछ आंसर मैंने फ्रेम कराए हैं उस आंसर को भी आप वॉच करिएगा। अगर आपको वो आंसर अच्छा लग रहा है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि हाँ आपको कैसे अच्छा लग रहा है और वो किस प्रकार से आपको हेल्प कर रहा है। दोस्तों देखिए जो मैं आज पेपर लेकर के आया हूँ वो विधि का पेपर है, मीन्स की लॉ का पेपर है। और कौन सा पेपर है? ये मौलिक विधि का पेपर है, मीन्स की सब्सटेंटिव लॉ का ये पेपर है। दोस्तों ये जो पेपर है ये बाइलिंगुअल है, सिर्फ हिंदी में ही नहीं है या सिर्फ इंग्लिश में ही नहीं है, दोनों लैंग्वेजेस में पेपर है और दोनों लैंग्वेजेस में मैं पेपर आपके सामने लेकर के आया हूँ। जो मेन एग्जामिनेशन का जो दोस्तों फर्स्ट पेपर होता है उसी फर्स्ट पेपर को मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। यहाँ पे मैं आपको इनिशियल स्टेज से बताना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पे जो आपको टाइम दिया जाता है वो 3 घंटे का आपको पेपर में, मेन एग्जामिनेशन के पेपर में टाइम दिया जाता है और जो मैक्सिमम मार्क्स रहता है इसके लिए वो 200 मार्क्स इसके लिए असाइन किया जाता है। जो फर्स्ट पेपर हमारा लॉ का होता है यहाँ पे 200 नंबर दिया जाता है और कितने घंटे का टाइम दिया जाता है? यहाँ पे 3 घंटे का टाइम दिया जाता है। और ये पेपर कब का है साथियों? तो ये पेपर 2016 का है, उसी 2016 के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बात करने वाले। देखिए किस प्रकार का यहाँ पे निर्देश, किस प्रकार का गाइडलाइन हमको प्रोवाइड किया जा रहा है। देखिए निर्देश में ये कह रहा है अभ्यर्थियों को प्रश्न संख्या 1 और 2 करना अनिवार्य है। यहाँ पे पहले ही हमको एक गाइडलाइन दे दिया गया कि जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और क्वेश्चन नंबर सेकंड है इसको क्या करना है, इसको अनिवार्य रूप से करना है तथा अन्य कोई 4 प्रश्न हल कर सकते हैं। मीन्स कि टोटल इसमें जो सेट आता है इसमें 10 क्वेश्चन के सेट आते हैं। मीन्स कि कहा जाता है कि आपको 6 क्वेश्चन करना होता है। 6 क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और क्वेश्चन नंबर सेकंड है ये कंपलसरी है, आपके लिए करना अनिवार्य है। और जो 8 क्वेश्चन बचते हैं उसमें से आप कोई भी 4 क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं, आप अपना लिख सकते हैं। उसी के बारे में आपको यहाँ पे लिबर्टी दी जा रही है और उसी के बारे में यहाँ पे समझाने के लिए कहा जा रहा है। कुल 6 प्रश्न करने होते हैं। मीन्स कि मुख्य परीक्षा में आपको 10 प्रश्न आते हैं और उसमें से मात्र आपको 6 प्रश्न करने हैं और जो पहला और जो दूसरा प्रश्न होता है वो आपके लिए अनिवार्य होता है। ठीक, ये प्रत्येक अंक उसके सामने लिखे होते हैं। और दूसरी बात आपको ये यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ दोस्तों, जो भी क्वेश्चन आते हैं उन सभी के क्वेश्चन के आंसर, मीन्स कि जो सभी क्वेश्चन होते हैं उन सभी क्वेश्चन के नंबर जो होते हैं उसके आगे अंकित किया होता है। मीन्स कि मार्क असाइन करके ऑलरेडी दिया जाता है और साथ साथ वर्ड लिमिट भी दिया जाता है कि कितने वर्ड लिमिट में आपको अपने आंसर को साथियों फ्रेम करना है, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा किसी एक आंसर पर आप टाइम न दें। मीन्स कि सभी आंसर पर आप अप्रोप्रिएट, मीन्स की लिमिट में टाइम दें। ऐसा ना हो कि किसी आंसर को आप फ्रेम करने के लिए 5 पेज देते हैं और किसी आंसर को आप फ्रेम करने के लिए 1 पेज भी नहीं देते हैं। तो इस प्रकार का बाइफर्केशन एग्जामिनर के द्वारा करके दिया जाता है कि कितने नंबर में, कितने वर्ड लिमिट्स में आपको अपने आंसर को यहाँ पे लिखना है। देखिए इसी चीज़ को यहाँ पे इंग्लिश में दिया, कैंडिडेट हैव टू अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 1 and 2 and not more than 4 of the remaining ones. Attempt 6 question on all marks carried by each question indicated in its end. उसके सामने पूरे मार्क्स को यहाँ पे असाइन किया हुआ है। फिर देखिए साथियों यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे कहा जा रहा है जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यहाँ टेक करते हैं और देखते हैं कि क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है मूल अधिकारों की घोषणा अर्थहीन है। जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है साथियों ये दोनों लैंग्वेजेस में दिया है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है कि सिर्फ हिंदी में ही क्वेश्चन आ रहा है और मैं हिंदी में ही रीड कर रहा हूँ। नहीं, अभी मैं इंग्लिश में भी क्वेश्चन को रीड करूँगा। देखिए यहाँ पे कह रहा है क वाले में, मूल अधिकारों की घोषणा अर्थहीन है जब तक कि उनको प्रवर्तित करने के लिए प्रभावशाली न्यायिक उपचार उपबंध न हो।
मीन्स कि जब तक उसके लिए इसको इन्फोर्स करने के लिए कोई न्यायपालिका ना हो तब तक क्या होता है, फंडामेंटल राइट का कोई मतलब रह जाएगा, नहीं रह जाएगा। गवर्नमेंट उसको क्या करेगी, हमारे फंडामेंटल राइट को भी कर्टेल कर सकती है, और कई बार करने की कोशिश भी की गई है भारत में, आपको देखने को भी मिल जाएगा। कई ठो संविधान संशोधन है, और ये मैं नाम भी लेना चाहूँगा, जैसे इंदिरा गांधी जी थी, उनके द्वारा कहा जा रहा था कि नहीं, जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो कम है, हमारा जो DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, वो ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बीच में आया और कहा नहीं मैडम, आप गलत इंटरप्रिटेशन कर रही हैं, जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए, जो हमारा DPSP है वो हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं होना चाहिए। अगर इंदिरा गांधी जी का चला होता तो DPSP हमारा प्रभावशाली ज़्यादा हो गया होता, और जो हमारा फंडामेंटल राइट था उसको कम कर दिया जाता। लेकिन हमारे पास एक अच्छी न्यायपालिका व्यवस्था थी, और उस अच्छी न्यायपालिका व्यवस्था के होने की वजह से आज हमारे पास फंडामेंटल राइट हमारा है, और उसी फंडामेंटल राइट को हम इन्फोर्स कराने के लिए अकॉर्डिंग टू 226 हाई कोर्ट भी हम जा सकते हैं, और अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 32 हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी जा सकते हैं, अगर हमारे किसी भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है। तो दोस्तों उसी चीज़ों के बारे में आपको यहाँ लिखना है। भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त न्यायिक उपचार की व्याख्या करते हुए इस कथन की टिप्पणी कीजिए। मैंने आपको आर्टिकल नंबर 226 के बारे में बता दिया, आर्टिकल नंबर 32 के बारे में बता दिया। अब आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन आपसे कहाँ से पूछा जा रहा है, मीन्स की कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपको जो शो करना चाहता हूँ वो ये मैं बताना चाहता हूँ कि अगर सब्स्टेंटिव लॉ से आपका क्वेश्चन बन रहा है तो कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, किस किस टॉपिक को वो टच करना चाहता है। जो एग्जामिनर है, जो पेपर जिन्होंने सेट किया है, वो ये नहीं देखना चाहता है कि आपको पूरा आर्टिकल लर्न है कि नहीं, आर्टिकल नंबर 1 से लेकर के आर्टिकल नंबर 395 तक आपको लर्न है कि नहीं, वो ये नहीं देखना चाहता है। वो ये देखना चाहता है कि जहाँ से मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ बच्चे के द्वारा, वहाँ पे वो प्रिपरेशन किया है कि नहीं, जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ क्या वो क्वेश्चन को समझ पा रहा है कि नहीं। तो इसीलिए प्रीवियस ईयर पेपर को एनालिसिस किया जाता है, जिससे कि आपकी एक अंडरस्टैंडिंग मजबूत हो जाए, जैसे कि आपको पता चल जाए कि नहीं ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसीलिए ये सारी चीज़ों को यहाँ पे किया जा रहा है साथियों। जो सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए लिखा है, भारतीय संविधान में ऐसे अनेक उपबंध हैं जो न्यायपालिका की निष्पक्षता एवं स्वतंत्रता को सुरक्षित रखते हैं। उन उपबंधों की विवेचना कीजिए और उच्चतम न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णय को संदर्भित कीजिए। दोस्तों अक्सर हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जब हम लोग केस लिखते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का केस लिखने के साथ साथ हमारे पास क्या आ जाता है, जब हम लोग कोई भी बात लिखते हैं तो उसको हम लोग सपोर्ट किसके साथ करते हैं, केस लॉ के सपोर्ट साथ लिखते हैं। क्योंकि हमारे पास जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है वो अच्छे अच्छे केस देता है, और केस के साथ वो गाइडलाइन भी प्रोवाइड करता है, और उसी गाइडलाइन को हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं, अपने आंसर में फ्रेम करते हैं, जिससे कि हमें लगता है कि हम अपने आंसर को और भी बेहतर कर सकें। उसीलिए कह रहा है कि आप कोई भी बात लिखें तो अपने केस लॉ के साथ लिखें। जो फिर यहाँ पे जो गौ वाला जो हमारा क्वेश्चन आ रहा है, गौ वाले में दे रहा है, क्या संसद मूल अधिकारों से संबंधित भारतीय संविधान के भाग 3 को संशोधित कर सकती है, विवेचना कीजिए। जी हाँ, बताया गया है केशवानंदा भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरला के मामले में भी कि माय लॉर्ड जस्टिस पार्लियामेंट आप सब कुछ हो, आप ही माई बाप हो, आप जो भी चीज़ चाहो वो चेंज कर सकते हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये भी बात कहा था कि आप चेंज तो कर सकते हैं लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। और ये सारी बातों को आपको जब आंसर आप फ्रेम करेंगे तो इन सारी बातों को आपको कोट करके लिखना पड़ेगा वहाँ पे। इसीलिए मैं ये सारी क्वेश्चंस को आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ, जिससे कि थोड़ा थोड़ा भी अगर मेरी हेल्प मिलती रहे और आप अपना मेहनत करते रहें तो आप अपने मेन एग्जामिनेशन में एक अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं। अब देखिए घ वाले में क्या कह रहा है, संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों का संदर्भ देते हुए संघ एवं राज्य के मध्य विधायी संबंधों की व्याख्या करिए। अब संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों का मीन्स की कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के साथ आपको यहाँ पे बताना है कि किस प्रकार से जो विधायिका है और जो कार्यपालिका है, मीन्स की संघ एवं राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का किस तरह से वहाँ पे बाइफर्केशन किया गया, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको बताना है। अब देखिए इसी क्वेश्चन को इंग्लिश में क्या किया है, अ डिक्लेरेशन ऑफ फंडामेंटल राइट इज मीनिंगलेस अनलेस देयर इज एन इफेक्टिव जुडिशियल रेमेडी for the enforcement. Comments on this statement explaining the judicial remedies provided in the Constitution of India के बारे में बताया, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। फिर यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन दे रहा है दोस्तों, एक क्वेश्चन नंबर 1 है, उसी में A, B, C और D करके इस तरह से बाइफर्केट करके आपको क्वेश्चन देता है। ये नहीं है कि एक क्वेश्चन दे दिया 20 नंबर का उसी को आपको सॉल्व करना है। ये सभी क्वेश्चन क्या है, ये 5 नंबर का है, ये 5 नंबर का है, ये 5 नंबर का है और ये 5 नंबर का है। अब मिला करके आपका क्वेश्चन कितना हुआ, 20 नंबर का आपका क्वेश्चन हुआ।
तो इस प्रकार से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसी प्रकार से आपको अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फिर सेकंड जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है, देयर आर मेनी प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच सिक्योर इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्टली ऑफ द जुडिशियल, डिस्कस द प्रोविजंस एंड रेफर द इंपॉर्टेंट जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स के बारे में यहाँ पे कह रहा है। फिर जो यहाँ पे सी वाला बात कर रहा है, सी वाले में कह रहा है, कैन पार्लियामेंट अमेंड पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिलेटिंग टू द फंडामेंटल राइट, डिस्कस। तो ये बातें मैंने आपको बता ही दिया था कि हाँ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा ये बात कह दिया गया था कि आप पूरे फंडामेंटल राइट को चेंज कर दीजिए, लेकिन चेंज करते वक्त पार्लियामेंट आप ये ध्यान रखिएगा कि बेसिक स्ट्रक्चर के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। अगर बेसिक स्ट्रक्चर के साथ खिलवाड़ होगा तो मैं उसको क्या कर दूंगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दूंगा, जो आपने चेंजेस किया हो, जो आपने अमेंडमेंट किया है। एक्सप्लेन रिलेशंस बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट इन लेजिस्लेचर मैटर्स विथ रेफरेंस टू द वेरियस आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि सारी बातों को यहाँ पे बता रहा है। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे साथियों हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है। फिर यहाँ से दोस्तों सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है, उन आधारों को बताइए जिन पर हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत न्यायिक पृथक्करण की डिग्री प्राप्त की जा सकती है। न्यायिक पृथक्करण की डिग्री और विवाह विच्छेद की डिग्री में क्या अंतर है। मीन्स कि जुडिशियल सेपरेशन के बारे में बात कर रहा है कि जुडिशियल सेपरेशन क्या होता है उसके बारे में बताइए, और कॉन्जुगल एंड रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स क्या होता है इसके बारे में बताइए। तो दोस्तों इस प्रकार से देखिए आपके एग्जामिनेशन में बाइफरकेट करके बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फिर ख आ रहा है। ख में पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कौन से वर्ग के व्यक्ति हक सूफा के अधिकार का दावा कर सकता है। कौन ऐसा व्यक्ति होता है जो मुस्लिम मैरिज एक्ट का है जो कि हक सूफा का दावा कर सकता है, इसके बारे में वर्णन करना है। क्या पड़ोस के आधार पर अभी भी हक सूफा का अधिकार उपलब्ध है, इसके बारे में विवेचना करना है। हिबा विल एवं हिबा व सरतूल एवज में अंतर कीजिए। इन सभी चीज़ों के बारे में आपको अंतर करने के लिए दे रहा है। फिर जो ग यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, संविदा के पूर्वानुमानिक भंग से आप क्या समझते हैं। जो संविदा होता है अगर उसको समय से पहले भंग कर दिया जाता है तो उसके बारे में आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही आपके पास क्वेश्चन आएंगे और ऐसे ही क्वेश्चन को आपको एनालिसिस करना है कि क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो कहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उठा रहा है, और यही हमारे एग्जामिनेशन का जो मेन एग्जामिनेशन होता है उसका यही मेन टारगेट होता है। मेसर्स XYZ टेक्सटाइल ABC गारमेंट्स शोरूम से यह संविदा करती है कि वह उसे 1000 सूती कमीज 31 दिसंबर 2015 को या उसके पूर्व ₹400 मीन्स के ₹400 प्रति कमीज की दर से आपूर्ति करेगा। बाद में 1 नवंबर 2015 को XYZ टेक्सटाइल ABC गारमेंट शोरूम को यह सूचित करता है कि वह कमीज आपूर्ति नहीं करेगा। इस संबंध में ABC गारमेंट शोरूम को कौन से उपचार उपबंध हैं और उसके बारे में विवेचना करने के लिए हमसे कहा जा रहा है। तो अब क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन के लेवल को देखिए कि कौन सा क्वेश्चन किस प्रकार से यहाँ पे फ्रेम करके हमको एग्जामिनर के द्वारा दिया जा रहा है, और उसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें अपने आंसर को फ्रेम करना है और उसी के अकॉर्डिंग हमें अपने आप को अभी से मजबूत करते हुए चलना है, क्योंकि अभी हमारे एग्जामिनेशन में कम से कम 1.5 से 2 महीने का टाइम है और उस 1.5 से 2 महीने में हम इन सभी टॉपिकों को तैयार कर सकते हैं। हमारे पास इतना अप्रोप्रिएट टाइम अभी है। फिर दोस्तों इसी क्वेश्चन को यहाँ पे इंग्लिश में दे दिया। स्टेट द ग्राउंड ऑन विच अ डिग्री फॉर द जुडिशियल सेपरेशन में बी ऑब्टेन अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955। हाउ डज अ डिग्री फॉर द जुडिशियल सेपरेशन डिफरेंट फ्रॉम द डिग्री ऑफ डाइवोर्स। मीन्स की जो जुडिशियल सेपरेशन का जो डिग्री होता है वो कैसे अलग होता है, मीन्स की डिग्री ऑफ डाइवोर्स से। जो डाइवोर्स हम लोग लेते हैं कभी कभी म्यूचुअल कंसेंट से हम लोग डाइवोर्स ले लेते हैं, जो कि सेक्शन नंबर 13B में बताया गया है हिंदू मैरिज एक्ट में। इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में बात कर रहा है। और फिर यहाँ पर देखिए, डिस्क्राइब द classes of persons which can claim a right of preemption, whether the right of preemption is still available on the ground of वैसिगिन डिस्कस के बारे में बता रहा है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पे बता रहा है। फिर यहाँ पे देखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात कर रहा है। मिस्टर्स XYZ टेक्सटाइल्स इंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विथ ABC गवर्नमेंट शोरूम फॉर सप्लाई 1000 पीसेस ऑफ द कॉटन शर्ट्स एट ₹400 पर शर्ट to be supplied on or the before 31st December 2015. Later on the 1st November 2015, XYZ Textiles inform ABC Government Showroom that they will not supply the shirts. Discuss the remedies available to ABC Government. Means कि इसके बारे में आप प्रोविजंस को लिखें कि अगर इस प्रकार से अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया जा रहा है तो उसका रेमेडीज क्या होगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है वाले में, बंधन से आप क्या समझते हैं। वैध बंधन के आवश्यक तत्व क्या होते हैं। बंधक और भार में अंतर बताइए। मीन
जो चार्ज होता है, जो बंधक होता है, मॉर्गेज होता है, भार होता है, इन दोनों में अंतर बताने के लिए हमसे कह रहा है। अब इसमें क्या क्या कह रहा है, अब इसको तो पहले आपने देख लिया। ब में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में अंतर बताइए। निहित एवं समाश्रित हित में अंतर बताने के लिए कह रहा है। पट्टा और अनुज्ञप्ति में हमको अंतर बताने के लिए कह रहा है। तो यहाँ से आप लोगों ने देख लिया। अब इसी क्वेश्चन को इंग्लिश में क्या कर रहा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द मॉर्गेज, व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ द वैलिड मॉर्गेज, डिस्टिंग्विश बिटवीन मॉर्गेज एंड चार्जेस के बारे में बता रहा है। फिर फर्स्ट बता रहा है वेस्टेड इंटरेस्ट एंड कॉन्टीजेंट इंटरेस्ट, और सेकंड जो बता रहा है लीज एंड लाइसेंस के बारे में बता रहा है। जो यहाँ पे दे रहा है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है क्वेश्चन नंबर दे रहा है, भागीदारी फर्म के अपंजीकरण से क्या प्रभाव हैं, क्या फर्म के अपंजीकरण के प्रभाव को वाद के लंबित रहने के दौरान फर्म को पंजीकृत करके दूर किया जा सकता है। विवेचना कीजिए। मोहन और सोहन एक अपंजीकृत फर्म के भागीदार थे। भागीदार विलेख में यह उपबंध था कि भागीदारों के मध्य विवाद होने की दशा के मामले को माध्यम को सौंपा जाएगा। कुछ समय बाद दोनों के बीच विवाद उत्पन्न हो गया। मोहन ने मध्यस्थ नियुक्त किया, परंतु सोहन ने अपनी सहमति नहीं दी और विवाद को मध्यस्थ से संदर्भित करने से इनकार कर दिया। क्या मोहन को विवाद के मध्य को संदर्भित करने के लिए विवश किया जा सकता है? तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछते हैं, और ऐसे क्वेश्चन के लिए हमें अपने आप को प्रिपेयर्ड करके रखना है, तभी हम एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं और अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, लाभों में बंटवारा भागीदार का प्रथम दृष्टांत साक्ष्य है, परंतु निश्चायक नहीं, मीन्स कि ये कंक्लूसिव नहीं हो सकता है। विवेचना कीजिए। संतोष आलोक की पत्नी है, उसने अपना स्त्री धन आलोक को दे दिया। आलोक ने उस स्त्री धन से अपना व्यवसाय शुरू किया। क्या संतोष और आलोक भागीदारी हैं? क्या इस प्रकार का दोनों के बीच में कोई भागीदारी पढ़ रही है कि नहीं पढ़ रही है? इसी क्वेश्चन को इंग्लिश में क्या कह रहा है, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्टर्ड ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, वेदर द इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉर्म कैन बी occurred during the pendency of this suit getting the firm registered. Discuss. Mohan and Sohan were partners in the unregistered firm. There was provided in the partnership deed that in case of any dispute between the partners, the matter will be referred to the arbitration conciliation. After some time, a dispute arises between the parties. The Mohan appointed an arbitrator, but Sohan did not got to the consent of the refused to refer the dispute to the arbitrator. Whether Sohan can be compelled to refer the dispute to the arbitrator. क्या इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि क्या दोनों के बीच में अगर कोई संविदा हुआ था तो उस संविदा के लिए पहले से ही तय किया गया था कि किसी आर्बिट्रेटर को यहाँ पे नियुक्त किया जाएगा। तो अगर सोहन के द्वारा किसी भी प्रकार का आर्बिट्रेटर नियुक्त किया जाता है तो क्या इससे मोहन जो है, चाहे जो भी है, क्या उसको कोई दिक्कत होगी कि नहीं होगी, उसी के बारे में बात कर रहा है। फिर यहाँ पे जो बात कर रहा है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इन प्राइमा फेसी एविडेंस ऑफ पार्टनर्स बट नॉट कंक्लूसिवली डिस्कस। इसमें जो होता है ये कंक्लूसिवली नहीं होता, इसके बारे में डिस्कस करने के लिए कर रहा है। जो सी क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है, संतोष इज वाइफ ऑफ आलोक, सी गेव हर स्त्री धन टू आलोक, आलोक स्टार्टेड हिज बिजनेस फ्रॉम द स्त्री धन। वेदर संतोष एंड आलोक आर पार्टनर, क्या संतोष और आलोक जो थे वो पार्टनर थे कि नहीं थे। क्वेश्चन नंबर जो 5th है, ये 5th नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, वाद योग असावधानी का मामला तब तक उत्पन्न नहीं होगा जब तक कि सावधानी बरतने के कर्तव्य को भंग न किया गया हो। निर्णित वादों की सहायता से इन कथनों की विवेचना करने के बारे में बता रहा है। ख में कह रहा है, मूल अधिकारों का उल्लंघन पर न्यायालय प्रतिकर प्रदान कर सकता है, मीन्स की कंपनसेशन प्रदान कर सकता है। राज्य के दायित्व के विकसित होते सिद्धांत के आलोक में इस कथन की विवेचना कीजिए। निम्नलिखित में अंतर क्या है, हमला एवं संप्रहार में अंतर क्या है, अपमान लेख एवं अपमान वचन में अंतर क्या है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन देखिए इंग्लिश में क्या कह रहा है, no case of actionable negligence will arise unless there is a breach of duty to take care. Discuss the statement with the help of decided case के बारे में पूछ रहा है। बी वाले में कह रहा है, the court can provide compensation for the violation of fundamental rights. Analysis this statement in the light of the emerging principles of liability of states के बारे में बात कर रहा है। फिर सी क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा है, distinguish between the following, मीन्स
असॉल्ट एंड बैटरी के बारे में पूछ रहा है और लिबल एंड सिलेंडर्स के बारे में पूछ रहा है। तो इस प्रकार से ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो कि टॉट से भी ये क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की अब बात करते हैं साथियों। भारतीय न्याय अधिनियम में हितग्राहिता से आप क्या हितग्राहिता का क्या अधिकार है, विवेचना कीजिए। क में पूछ रहा है, ख में कह रहा है यथासंभव निकटता के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। इस सिद्धांत यह जो वह सिद्धांत किस प्रकार के न्यास पर मीन्स की न्यासों पर लागू होता है। ग जो क्वेश्चन है, निम्न सूत्रों की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। और इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, साम्य चाहने वाले को साम्य बरतनी चाहिए। जो साम्य चाहता है, जो इक्विटी चाहता है, उसको इक्विटी बरतनी भी चाहिए, मीन्स कि उसको इक्विटी के प्रिंसिपल्स पे वर्क भी करना चाहिए। जो सेकंड बात कर रहा है, जहाँ साम्य सामान्य हो वहाँ विधि अभिभावी होगी, उसी के बारे में बात कर रहा है। यहाँ पे एक क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द राइट्स ऑफ बेनिफिशियरी इन इंडियन ट्रस्ट एक्ट डिस्कस करने के लिए कह रहा है। बी में कह रहा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस, ऑन व्हाट टाइप्स ऑफ ट्रस्ट ऑफ द डॉक्ट्रिन इज अप्लाइड। सी वाले क्वेश्चन में कह रहा है, डिस्कस द फॉलोइंग फार्मूलाज विद द एग्जाम्पल्स। क्वेश्चन पहला क्या कर रहा है, दूसरा क्या कर रहा है। पहला में कर रहा है, हु में ही हु सिक्स इक्विटी मस्ट डू इक्विटी। जो इक्विटी चाहता है उसको इक्विटी करना अनिवार्य होता है। वेदर इक्विटी आर इक्वल द लॉ शैल बी प्रिवेल। जहाँ पे इक्विटी इक्वल होगा वहाँ पे लॉ क्या करेगा, प्रिवेल करेगा। फिर यहाँ पे क नंबर, जो 7वें नंबर क्वेश्चन है उसका क नंबर पूछ रहा है, चिरभोग द्वारा सुखाधिकार से आप क्या समझते हैं। इसके आवश्यक तत्व क्या हैं, मीन्स की परस्व भोगी व सुखाधिकार में अंतर के बारे में बताना है। ख कह रहा है, विनिर्दिष्ट अनुतोष से आप क्या समझते हैं। क्या दंड विधि के प्रवर्तन के लिए विनिर्दिष्ट अनुतोष प्रदान किया जा सकता है। तो अब इसके क्वेश्चन को इंग्लिश में भी देख लीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द इज मेंट बाय प्रिस्क्रिप्शंस, व्हाट इज द एसेंशियल एलिमेंट्स, डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रॉफिट ए प्रेडन एंड इजमेंट्स के बारे में बात कर रहा है। बी में कह रहा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्पेसिफिक रिलीफ, वेदर स्पेसिफिक रिलीफ कैन बी ग्रांटेड फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ क्रिमिनल लॉ। इसी के बारे में बात कर रहा है। को वाले में कर रहा है, बिना प्रतिफल के करार शून्य है। बिना प्रतिफल के, विदाउट कंसिडरेशन अगर कोई भी हम लोग करार करते हैं तो वो शून्य होता है। इस नियम से क्या अपवाद है, विवेचना कीजिए। और ब से रुपये 10,000 रुपये ऋण लेता है, परंतु वह परिसीमन अधिनियम से कालवर्जन हो गया। और लिखित रूप में ब को ऋण के बदले 5,000 रुपये देने का वचन देता है। क्या वह विधिमान्य संविदा है। संविदा अधिनियम के सुसंगत उपबंधों का उल्लेख कीजिए। ख वाले में क्या कर रहा है, ख वाले में कह रहा है, न्यायालय ने 100 को प के विरुद्ध विवाह विच्छेद का निर्णय दिया है। 100 ने अपील की अवधि समाप्ति के पूर्व पुनर्विवाह किया है। प ने विवाह विच्छेद के आदेश विरुद्ध अपील की जो स्वीकार कर ली गई है। 100 से द्वितीय विवाह की विधि मान्यता बताइए। क्या इसमें कोई अंतर पड़ेगा यदि अपील अस्वीकार कर दी जाती है तो। दोनों पक्ष अगर हिंदू है तो। ए वाला क्वेश्चन देखिए इंग्लिश में, एंड एग्रीमेंट विथ कंसिडरेशन इज वाइड, व्हाट आर द एग्जाम्पशंस टू द रूल डिस्कस करने के लिए कह रहा है। ए वॉन्स रुपीज 10,000 टू बी, बट द डेप्ट इज बार्ड बाय द लिमिटेशन एक्ट। ए साइन अ रिटन प्रोमिसरी टू पे रुपीज 5,000 ऑन द अकाउंट ऑफ डेप्ट। इट इज द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, रेफर टू द रेफरेंस प्रोविजंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की कौन से प्रोविजन यहाँ पे फॉल करेंगे और किसके अकॉर्डिंग यहाँ पे उसको लाइबल ठहराया जाएगा, उसके बारे में लिखना है। बी नंबर का कह रहा है, सी वॉज ग्रांटेड डाइवोर्स बाय द कोर्ट अगेंस्ट पी। सी गॉट रेमेडीज रीमैरिड बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ अ पीरियड ऑफ अपील। पी फाइल्ड एन अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ डाइवोर्स एंड इट हैज़ बीन ग्रांटेड। डिस्कस द लीगैलिटी ऑफ द सेकेंड मैरिज ऑफ सी। विल इट मेक एनी डिफरेंस इन द अपील इज डिसमिस्ड के बारे में बात कर रहा है। बोथ ऑफ द पार्टीज आर हिंदू, अगर दोनों पार्टी क्या हैं, हिंदू हैं, तो उसके लिए क्या होगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए। जो ये सारे वर्ड दिए इनकी व्याख्या करना है। मुस्लिम विधि में तलाक के विधिमान्य परिणाम। ख में कह रहा है, अभिस्वीकृति और दत्तक ग्रहण में अंतर के बारे में कह रहा है। सौ कह रहा है, सिया और सुन्नी उत्तराधिकार में अंतर के बारे में कह रहा है। ए यहाँ पे इंग्लिश में कह रहा है, लीगल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ तलाक अंडर द मुस्लिम लॉ। डिफरेंसेस बिटवीन द एक्नॉलेजमेंट एंड एडॉप्टेशंस के बारे में बात कर रहा है। सी में कह रहा है, डिफरेंस बिटवीन सिया एंड सुन्नी सक्सेशन लॉ के बारे में बात कर रहा है। फिर यहाँ पे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित समस्याओं में से किन्हीं तीन को प्रसंगित विधि का उल्लेख करते हुए हल कीजिए। 1, 2, 3 यहाँ पे समस्या दिया है, 3 प्रॉब्लम दिए हैं, इन्हीं प्रॉब्लम को हल करना। एक मुस्लिम पत्नी डब्ल्यू दूसरे विवाह से संविदा करता है। उसकी पहली पत्नी जेड दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत पृथक निवास एवं भरण पोषण का दावा करती है। डब्ल्यू बचाव में व्यक्तिगत विधि जो उसे एक से अधिक पत्नी रखने की अनुज्ञा देता है, तर्क देता है, निर्णय कीजिए। इसके बारे में आपको डिसीजन लिखना है। ख वाले में कर रहा है, ब के घर में आग लग जाने की स्थिति में
और जो है बॉ को 10,000 रुपये देने की संविदा करता है। बॉ के घर में आग लग जाती है। क्या बॉ अ से रुपये 10,000 वसूल कर सकता है? क्या यह बाजी का संविदा है? क्या इसको वेगरिंग का कॉन्सेप्ट कहते हैं? जो गौ कह रहा है और एकांत कमरे में बॉ को गाली देता है। और ने कौन सा दायित्व का कौन सा दायित्व यहाँ पे बनता है, उसी के बारे में यहाँ पे पूछ रहा है। फिर यहाँ पे घ कह रहा है, घ बॉ को अपने भागीदार के रूप में से परिचय करवाता है। वह चुप रहता है। वास्तव में अ जो है और बॉ भागीदार नहीं है। बॉ को उधार माल आपूर्ति करता है। क्या अ बॉ को कार्य के लिए दायी होगा? यहाँ पे कौन किसको किस तरह से लाइबल कर सकता है? यहाँ पे जो ऑप्शन मीन्स की क्वेश्चन दिया है इंग्लिश में दिया है। इंग्लिश में क्या दिया? अ मुस्लिम हस्बैंड डब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट अ सेकेंड वाइफ हिज फर्स्ट वाइफ जेड क्लेम्स द सेपरेट रेसिडेंस फॉर द मेंटेनेंस अंडर द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड डब्ल्यू प्लेन्स डिफेंडेंट्स ऑफ हिज पर्सनल लॉ विच परमिट हिम टू टेक मोर देन वन वाइफ। डिसाइडेड करिए, आप जज साहब बनने जा रहे हैं, आप डिसाइड करिए क्या होगा। ए कॉन्ट्रैक्ट टू पे ₹10,000 टू बी इफ बी's हाउस इज बर्न्ड हाउस ऑफ बी इज बॉन्ड कैन बी रिकवर ₹10,000 फ्रॉम ए। इट इज़ द वेगरिंग एग्रीमेंट। क्या इसको वेगरिंग एग्रीमेंट कहा जाएगा? सी में बात कर रहा है। ए एब्यूज बी इन द लोनली रूम स्टेट द लाइबिलिटी ऑफ ए। लाइबिलिटी ए का क्या होगा? डी की बात करते हैं। ए इंट्रोड्यूस बी टू सी एज हिज पार्टनर एंड बी रिमेन्स साइलेंट इन द फैक्ट ए एंड बी आर नॉट पार्टनर। सी सप्लाइज गुड टू बी ऑन क्रेडिट। इट इज़ द लाइबल फॉर बी एंड एक्ट के बारे में बात कर रहा है। दोस्तों ये जो आपका 2016 का पेपर था, जो मेन एग्जामिनेशन यूपी पीसीएसजे का था, इसको मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अब बहुत ही जल्द आपके पास लॉ का जो सेकंड पेपर होगा, उस लॉ के सेकंड पेपर को भी मैं आपके सामने लाऊंगा और साथ साथ इंग्लिश का भी जो पेपर हो रहा है, उस इंग्लिश के भी पेपर को मैं आपके सामने बहुत ही जल्दी लेकर के आने वाला हूं। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल पे जुड़ जाएं और इसी तरह के आप कंटिन्यूअसली वीडियो पाने के लिए हमारे बेल बटन को दबा दें। और दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसे वीडियो अच्छा लग रहा है, किस प्रकार से आपके एग्जामिनेशन के लिए वीडियो हेल्प कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को वॉच करने के लिए। थैंक यू।